आज हम जिस मूवी का एक्सप्लेनेशन देखने जा रहे हैं वह हाल ही में रिलीज हुई है और रिलीज होते ही धमाल मचाना शुरू कर दिया है। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत साल 2007 में अफगानिस्तान से होती है, जहां एक रिपोर्टर रिपोर्टिंग कर रहा होता है कि आज से 6 साल पहले तालिबानियों ने भगवान बुद्ध की विशाल प्रतिमा को बम से उड़ाकर तोड़ दिया। यह सिर्फ अफगानिस्तान की नहीं बल्कि विश्व की धरोहर है। इसीलिए यूनेस्को ने फिर से इसके निर्माण के लिए आर्कियोलॉजिस्ट की टीम तैयार की है, जिसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, जापान और इंडिया के आर्कियोलॉजिस्ट्स भाग ले रहे हैं, ताकि टूटे फूटे हिस्से को ढूंढकर वापस से मूर्ति तैयार किया जा सके। अब वहां पर सारे आर्कियोलॉजिस्ट्स आ जाते हैं और अपनी खोजबीन शुरू कर देते हैं। तभी उन्हें ज़मीन में गड़ा हुआ संदूक मिलता है, जिसमें सोने के सिक्के, हीरे, जेवरात थे। उस सिक्के पर लिपि लिखा हुआ था, जो कि एंशिएंट इंडिया के राजा दाहिर के समय से बिलोंग करता है। तभी वहाँ तालिबानी उन पर अटैक कर देते हैं। वे लोग संदूक को लेकर भागने लग जाते हैं। तभी वे खाई में गिर जाते हैं। वह खाई सुरंग से होती हुई एक अनजान जगह से कनेक्ट होती है। उन्हें वहाँ एक बहुत बड़ी रिक्लाइनिंग बुद्धा की स्टैचू मिलती है। अब हमें पाकिस्तान के इस्लामाबाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ कॉन्फ्रेंस चल रहा होता है। उस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान सरकार मिले हुए खजाने का आधा हिस्सा भारत को देने की बात कहता है। इस पर वहाँ बैठा एक रिपोर्टर कहता है कि राजा दाहिर एक हिंदू राजा थे और पाकिस्तान और अफगानिस्तान अपने आप को मुस्लिम कंट्री बताते हैं। इस हिसाब से सारा हिस्सा भारत को दे देना चाहिए। उस इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट का नाम आर्यन होता है। वह इस बात को अपोज करता है। तभी हमें पता चलता है कि वह एक नास्तिक है जो भगवान में नहीं मानता। आर्यन अपनी वाइफ को बताता है कि उसका प्रमोशन हो गया है। अब हमें तमिलनाडु के रामेश्वरम कोस्ट को दिखाया जाता है, जहां कुछ लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। गवर्नमेंट चाहती है कि राम सेतु को तोड़कर एक शिपिंग कैनाल बनाया जाए, जिससे ट्रेड के लिए एक छोटा शिपिंग रूट बन सके। लेकिन लोगों का मानना है कि यह सेतु भगवान श्री राम ने बनाया है, जो कि एक सांस्कृतिक धरोहर है। इसे तोड़ा नहीं जाना चाहिए। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी दायर की गई है। इधर आर्यन को कहा जाता है कि वह इस पर एक रिपोर्ट बनाए, जिसमें उसे बताना है कि राम सेतु एक नेचुरल स्ट्रक्चर है। घर पर उसका रिपोर्ट पढ़कर उसकी वाइफ उससे नाराज़ हो जाती है, क्योंकि इस पर उनके थॉट्स मैच नहीं कर रहे होते हैं। इस रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाता है। इसमें राम सेतु को नेचुरल स्ट्रक्चर के साथ साथ रामायण को सिर्फ एक महाकाव्य बताया गया था, जिससे लोग भड़क गए। इसके कारण आर्यन को 1 वीक के लिए सस्पेंड भी कर दिया जाता है। इधर एक बार फिर आर्यन को एक डिटेल्ड और साइंटिफिक प्रूफ के साथ रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा जाता है, ताकि उसे सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जा सके। यह रिपोर्ट एक प्राइवेट कंपनी तैयार करवा रही थी, जो गवर्नमेंट के बहुत करीब थी। आर्यन अब पुष्कर की एक बुक लेकर चेन्नई पहुंच जाता है, जहां से फिर उसे चॉपर से लेके जाया जाता है। वह पहली बार राम सेतु को देखकर फैसिनेट हो जाता है। चॉपर शिप पर लैंड करता है, जहां उसकी मुलाकात प्रोजेक्ट मैनेजर से होती है। वहाँ रिपोर्ट तैयार करने के लिए 3 और लोगों को बुलाया गया होता है। डॉक्टर चंद्र, जो कि अंडर वाटर रिसर्च में स्पेशलाइज्ड थे, डॉक्टर गैब्रियल, जो कार्बन डेटिंग में एक्सपर्ट थी, और डॉक्टर सैंड्रा रुबेला, जो बताएंगे कि सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट से नेचर को कोई नुकसान नहीं होगा। आयरन को एक पर्सनल सबमरीन भी दे दिया जाता है, जिससे वह पानी में आसानी से अपनी खोज कर सके। लेकिन एक रिस्ट्रिक्शन थी। उन लोगों को स्ट्रिक्ट ऑर्डर दिए गए थे कि उन्हें श्रीलंका के बॉर्डर के अंदर नहीं जाना, क्योंकि वहाँ गवर्नमेंट और नेटिव पीपल के बीच सिविल वॉर चल रहा है। इधर इन लोगों ने पहले से ही सोनार की हेल्प से राम सेतु का एक मैप तैयार कर लिया था। डिस्कशन चल रहा होता है कि राम सेतु कैसे डूबी। डॉक्टर चंद्रा कहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग से, और राम सेतु हजारों साल पहले से यहीं था। आर्यन सबको पुष्कर के किताब के बारे में बताता है। आर्कियोस्ट्रोमी के जरिए पुष्कर ने वाल्मीकि रामायण में जो ग्रह नक्षत्र थे उसे स्टडी करके भगवान राम की जन्म की एग्जैक्ट डेट निकाली थी, जो थी 10 जनवरी 5114 BC, जो कि आज से 7000 साल पहले की है। इस पर प्रोजेक्ट मैनेजर कहता है कि अब बस उन्हें राम सेतु को 7000 साल पहले से भी पुराना बताना है। नेक्स्ट डे खोजबीन शुरू हो जाती है। आर्यन पानी के अंदर चला जाता है। वहाँ से वह कोरल का एक सैंपल लेकर आता है। रिसर्च में पता चलता है कि यह 18000 साल पहले का है, पर आर्यन कहता है कि यह काफ़ी नहीं होगा। रिपोर्ट बनाने के लिए उन्हें पत्थर की भी ज़रूरत होगी और उन पर स्टडी करना होगा। नेक्स्ट डे एक बार फिर आर्यन और कुछ डाइवर्स पानी में उतर जाते हैं। आर्यन को एक तैरता हुआ पत्थर जड़ों में उलझा हुआ मिलता है, पर वह लंकन वाटर में होता है। इसीलिए प्रोजेक्ट मैनेजर उसे मना करता है, पर वह नहीं मानता है। इसलिए प्रोजेक्ट मैनेजर उसे वापस खींच लेता है।
पर वह पहले से ही सूट से बाहर निकल गया हुआ होता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि आर्यन उस पत्थर को अपने कंधों पर लेकर राम सेतु पर चलकर आ रहा होता है। अब उस पत्थर पर रिसर्च हो रहा होता है तो रिजल्ट चौंकाने वाला आता है। पता चलता है कि पत्थर 7000 साल पुराना है। डॉक्टर चंद्रा को अभी भी यही लग रहा होता है कि यह नेचुरल स्ट्रक्चर है, इसीलिए उसे अपनी रिपोर्ट बनाने के लिए कहा जाता है। आर्यन और प्रूफ्स के लिए पानी में जाने का फैसला करता है। इस बार आर्यन के साथ गैब्रियल और सैंड्रा भी सबमरीन में जाते हैं। गैब्रियल को प्रोजेक्ट मैनेजर पर भरोसा नहीं होता है, इसीलिए वह पत्थर अपने साथ बैग में ले आती है। समुद्र में तूफान आ जाता है, जिसके कारण सबमरीन काम करना बंद कर देता है। वहाँ से लाइफ जैकेट्स भी निकाले जा चुके होते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजर इसीलिए ऐसा करता है ताकि सही रिपोर्ट ना बने। अगर ऐसा हो गया तो राम सेतु नहीं टूटेगा और कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान होगा। यह सब कंपनी ही करवा रही थी। वे लोग जैसे तैसे वाटर सरफेस पे आ जाते हैं। तब तक कंपनी वालों को यह पता चल जाता है कि रॉक गायब है। अब आर्यन और बाकी लोगों को एक श्रीलंकन आदमी बचा लेता है और उन्हें एक छोटे से आइलैंड के कोस्ट पर ले आता है। वह अपना नाम एपी बताता है। वह यह भी बताता है कि उसे राम सेतु के बारे में सब पता है, क्योंकि पहले वह एक टूरिस्ट गाइड था। वह बताता है कि राम सेतु पहले एक प्रॉपर ब्रिज हुआ करता था, लेकिन एक अर्थक्वेक के कारण यह टूट गया। आयरन इस बात का सबूत मांगता है तो एपी बताता है कि महाभारत में घटोत्कच अपने श्रीलंकन फैमिली से मिलने के लिए इसी पोल से होकर आया था, पर आर्यन को एक साइंटिफिक प्रूफ चाहिए था। इसलिए एपी कहता है कि कल उन्हें राम सेतु के बीच में लेके जाएगा और उन्हें एक बहुत बड़ा तैरता हुआ पत्थर दिखाएगा। नेक्स्ट डे वे लोग वहाँ चले जाते हैं, पर वहाँ कंपनी के लोग उन पर अटैक कर देते हैं। भागकर वे लोग छोटे से आइलैंड के जंगल में पहुँच जाते हैं। वहाँ एपी के आदमी भी चॉपर लेकर आ जाते हैं। अब दोनों तरफ से गोलियाँ चलने लगती है। गैब्रियल से वह रॉक जंगल में ही गिर जाता है। इस लड़ाई में गैब्रियल मारी जाती है। इधर डॉक्टर चंद्रा की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश की जाती है, जिसमें लिखा था कि राम सेतु 18,000 साल पुराना है, जिसके कारण अपोजिशन को 3 दिन का समय दिया जाता है राम सेतु का साइंटिफिक प्रूफ देने के लिए। अब आर्यन अपनी वाइफ गायत्री को फ़ोन करके बताता है कि वह श्रीलंका में है। गायत्री उसे बता देती है कि कोर्ट ने सिर्फ 3 दिन का समय दिया है, इसके बाद राम सेतु को तोड़ने का काम शुरू हो जाएगा। वह आर्यन के लिए बहुत वरीड होती है, क्योंकि वहाँ श्रीलंका में सिविल वॉर चल रहा होता है। तभी आर्यन बताता है कि उससे वह रॉक भी खो गया। तभी उसे एक आइडिया आता है कि अगर वह रावण का एविडेंस दे दे तो श्री राम ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएंगे। इसके लिए वह एपी की हेल्प लेता है। एपी बताता है कि यहाँ की लाइब्रेरी में पाल्म लीफ का एक मैन्यूस्क्रिप्ट है। उसे ढूंढने के लिए वे लोग लाइब्रेरी चले जाते हैं। वहाँ एक आदमी आर्यन को घूर रहा होता है। उसे पता चलता है कि वह उसका और सैंड्रा का फोटो पेपर में एज वांटेड छपा हुआ है। एपी लाइब्रेरियन से उस मैन्यूस्क्रिप्ट के बारे में पता कर लेता है। अब वे लोग उस आदमी के पास जाते हैं जिसके पास वह मैन्यूस्क्रिप्ट था। वहाँ उन्हें उस मैन्यूस्क्रिप्ट में एक मैप के बारे में पता चलता है, एक सीक्रेट टनल जिसे मायासुर यानी कि रावण के ससुर ने बनाया था, जो कि रावण के महल से कनेक्ट होती है। आर्यन उस मैन्यूस्क्रिप्ट की फ़ोटो ले लेता है। अब वे लोग अशोक वाटिका की तरफ निकल जाते हैं, लेकिन आर्यन को लगता है कि अगर वहाँ टनल होता तो पूरी दुनिया को पता होता, क्योंकि वह एक टूरिस्ट प्लेस था। इसीलिए वह मैप को फिर से देखता है। उसमें एक जीव का पिक्चर था। एपी बताता है कि वह क्रोकोडाइल की तरह है, इसीलिए वे अब वहाँ के एक वाटरफॉल की तरफ निकल जाते हैं जहाँ क्रोकोडाइल रहते हैं। इधर प्रोजेक्ट मैनेजर को वह मैन्यूस्क्रिप्ट मिल जाता है। उसे यह भी पता चल जाता है कि वे लोग अशोक वाटिका की तरफ गए हैं। अब आर्यन और बाकी लोग रावणा फॉल्स पहुँच जाते हैं। एक छोटे से क्रोकोडाइल को फॉलो करते हुए एक चट्टान के पास पहुँचते हैं जो क्रोकोडाइल के शेप का था, और उसमें कोई भी एंट्रेंस नहीं था। आर्यन को लगता है कि एंट्रेंस पानी के नीचे होगा, इसीलिए वे लोग पानी के अंदर जाते हैं और उन्हें एंट्रेंस मिल जाता है। आगे जाके उन्हें 3 रास्ते मिलते हैं, पर सही रास्ता कौन है यह उन्हें नहीं मालूम होता है। तभी आर्यन को केव के ऊपर हिल्ला स्क्रिप्ट में कुछ लिखा हुआ दिखता है और वह पूरा एक रास्ते के अंदर तक लिखा हुआ था। आर्यन उसे डिकोड करता है तो पता चलता है कि वह रावण से रिलेटेड है। तो वे लोग उसी रास्ते पर आगे बढ़ते हैं। आगे जाकर उन्हें वही ट्रायंगुलर शेप मिलता है जो मैन्यूस्क्रिप्ट में था। मैन्यूस्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग वहाँ 3 रास्ते होने चाहिए थे, जिसमें लेफ्ट वाले का ओपनिंग श्रीपदा में, राइट वाले की ओपनिंग मारियोपोल में और मिडल वाले की रावण के महल में। पर मिडल वाला रास्ता ट्रायंगुलर शेप वाले बने हुए रॉक से ढका हुआ था, जिसे हटाना इम्पॉसिबल था। एपी कहता है श्रीपदा जाने के लिए, लेकिन सेंट्रा कहती है मारियोपोल जाने के लिए।
एपी बताता है कि श्रीपदा को त्रिकुट पर्वत भी कहा जाता है, जहाँ से रावण का महल दिखाई देता था। इसीलिए वे लोग श्रीपदा के रास्ते पर निकल पड़ते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते सुबह हो जाती है। आज लास्ट डे था सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग का। आगे जाकर उन्हें ट्रायंगुलर शैडो दिखता है त्रिकुट पर्वत का, जहां रावण के महल होने का पॉसिबिलिटी हो सकता था। वे लोग आगे बढ़ते हैं तो उन्हें एक अलग सा पौधा दिखाई देता है। सेंड्रा दौड़कर उसके पास जाती है और बताती है कि यह पौधा श्रीलंका में नहीं बल्कि सिर्फ नॉर्दर्न इंडिया में पाया जाता है और ऐसा माना जाता है कि यह वही पौधा है जिसे रामायण में संजीवनी बूटी कहा गया है। एपी भी कहता है कि पूरे श्रीलंका में उसने आज तक ऐसा पौधा कहीं नहीं देखा। तभी वहाँ चॉपर में गायत्री और प्रोजेक्ट मैनेजर आ जाते हैं। वह आर्यन से फ्लोटिंग रॉक मांगता है और एपी को चॉपर से नीचे फेंक देता है। आर्यन उसे बचाने की कोशिश करता है पर उसके हाथ सिर्फ उसका बैग आता है। उसी बैग से वह प्रोजेक्ट मैनेजर को सर पर मारता है। चॉपर के अंदर लड़ाई होने लगती है जिसके कारण चॉपर क्रैश हो जाता है। अब आर्यन, गायत्री और सेंड्रा तीनों चॉपर के बाहर आ जाते हैं। तभी आर्यन को याद आता है कि एपी का बैग इतना भारी क्यों था। वह दौड़कर चॉपर के अंदर जाता है और एपी का बैग चेक करता है तो उसके अंदर वही फ्लोटिंग रॉक मिलता है। उसे चॉपर के अंदर मैन्युस्क्रिप्ट भी मिल जाता है। वह प्रोजेक्ट मैनेजर भी अभी जिंदा होता है तो उसे साथ में बाहर ले आता है। जैसे ही वह बाहर आता है चॉपर ब्लास्ट हो जाता है। अब उसके पास काफ़ी एविडेंस होते हैं पर उनके पास टाइम कम होता है। प्रोजेक्ट मैनेजर कहता है कि वह उन्हें यहाँ से निकालने में मदद कर सकता है। इधर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो जाती है, लेकिन वर्डिक्ट आने से पहले ही आर्यन सारे सबूत लेकर कोर्ट पहुँच जाता है। वह सबके सामने उस फ्लोटिंग रॉक को पानी में तैरता हुआ शो करता है और एक एक करके सारे सबूत पेश करता है। यह भी बताता है कि कार्बन डेटिंग से इस पत्थर की उम्र का पता लगाया गया है तो पता चला है कि यह 7000 साल पुराना है, जो कि पीरियड ऑफ श्री राम का है। कोर्ट आर्यन के पक्ष में फैसला सुनाती है और सरकार को कड़ी चेतावनी देते हुए कहती है कि जब तक वह श्री राम के न होने का प्रमाण नहीं दे देती तब तक राम सेतु को तोड़ा नहीं जाएगा। घर जाकर आर्यन एपी के बारे में सोच रहा होता है कि जब उसके पास फ्लोटिंग रॉक था तो उसने दिया क्यों नहीं। तभी उसका बैग चेक करता है तो उसमें वही डायरी मिलता है जिसमें वह आर्यन के हर बार मदद करने पर कितना फीस लेना है वो लिखता है। लेकिन जब आर्यन वह डायरी खोलता है तो उसमें देखता है कि उसमें कई बार सिर्फ और सिर्फ जय श्री राम लिखा हुआ होता है। वह एपी को भगवान बजरंगबली से कनेक्ट करता है और यह मूवी वहीं पे ख़त्म हो जाती है। आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें। ऐसे ही और मूवीज़ का एक्सप्लेनेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।